Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 8 की चर्चा आज हम लोग करेंगे, जो है मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। और हमने अपने पिछले क्लास में मॉन्टेग्यू की घोषणा, इसके साथ साथ इसको क्रियान्वित करने के लिए जो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम बनाया गया उसकी चर्चा हमने की थी। उसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। केंद्रीय में कैसे शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, प्रांतों में कैसे शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और उसी के अंतर्गत जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, डायरेक्टरी सिस्टम जो था, उसकी आज हम लोग जो है बृहद रूप में उसको समझने का प्रयास करेंगे कि द्वैध शासन की स्थापना जो 1919 के कानून के अंतर्गत की गई थी और जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था एक तरह से देने के लिए जो पहली बार प्रयास किया गया था मॉन्टेग्यू के द्वारा, और यहाँ उस समय के यहाँ के वायसराय जो चेसफोर्ड थे उनके द्वारा संयुक्त प्रयासों के द्वारा जो भारतीयों के लिए कुछ जो कानून बनाए गए थे और उसमें जो व्यवस्था की गई थी द्वैध शासन प्रणाली की, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वो क्या थी द्वैध शासन व्यवस्था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही भारतीय जनता के द्वारा उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की मांग जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और कुछ समय बाद से ही जनता इस मांग में इतना जोर पकड़ रही थी कि ब्रिटिश सरकार के लिए जो है अधिक समय तक इस मांग को की अवहेलना करना जो था वो संभव नहीं था। और ऐसी स्थिति में 20 अगस्त 1917 की घोषणा में भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन व्यवस्था देने की जो है बात कही गई थी, और ज्वाइंट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति का जो है वो प्राथमिक प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। मतलब प्रांतों से ही हम लोग सबसे पहले जो है उत्तरदायी गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो देने की बात की गई थी उसको कहा गया था। और वस्तुतः 1919 का अधिनियम जो था वो भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग और ब्रिटिश शासन की कम से कम सत्ता का हस्तांतरण की इच्छा का एक समन्वय था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था कि कुछ विषयों को में भारतीयों के प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। और द्वैध शासन का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, पर्यायवाची होता है, शब्द जो होता है वो डायरकी होता है, जो दो शब्द जो ग्रीक का दो शब्द है डाइक DI एंड आर्कीज से मिलकर बना है, और इसका तात्पर्य होता है दोहरे और शासन से होता है। और इस प्रकार द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। और 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का अर्थ था प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो, और इस दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों के द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। ठीक है, इसका मेन मतलब यही था कि एक तो उसको दो भागों में, दोहरा शासन मतलब प्रांत में जो शासन व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा जाए, और दोनों भागों का विभाजन जो है, क्षेत्रों का विभाजन प्रशासन के दो ऐसे अधिकारियों द्वारा दिया जाए जिनका स्वरूप और उत्तरदायित्व जो है वो दोनों में भिन्नता हो, मतलब अलग अलग हो, सेम नहीं हो। और इस प्रकार 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, और इसके लिए प्रांतीय विषयों का रक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड हस्तांतरित ट्रांसफर्ड विषय के रूप में इसका विभाजन कर दिया गया था। उसी आधार पर अधिकारियों को जो है वो शक्तियां दी गई थी, रक्षित विषय और प्रांतीय विषय के रूप में, और इस तरह से की गई थी। और इसके लिए दोनों विषयों का किया गया था, जैसा कि इसका उल्लेख हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रांतीय जब व्यवस्था पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था डिटेल्स में कि जो रक्षित विषय में कौन कौन से विषय होंगे, और जो हस्तांतरित विषय किस में क्या क्या होंगे, और कौन सा पदाधिकारी उसको देखेगा। इसकी चर्चा हम लोगों ने आपसे की थी कि एक में लोकप्रिय मंत्री देखते हैं और एक में जो सम्राट का जो मनोनीत जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता था वो देखता था।
तो इस तरह से रक्षित विषयों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर जो होता था कि कार्य परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। लेकिन हस्तांतरित विषयों के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान की गई थी, जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार जनता को उत्तरदायी शासन की आकांक्षा और ब्रिटिश सरकार की धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार देने के निश्चय को द्वैत शासन प्रणाली के रूप में द्वैत शासन प्रणाली के रूप में जो है इसको साकार करने की कोशिश की गई थी। द्वैत शासन का क्रियान्वयन कैसे किया गया? तो 1 अप्रैल 1921 को जो था वो भारत के 8 प्रांत जो थे, बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। ये जो प्रांत थे, जो प्रांतों में विभाजित किया गया था, कुछ ब्रिटिश अधिकारी के डायरेक्ट इसमें थे कुछ प्रांत, और कुछ जो थे ये इन प्रांतों में विभाजित किया गया था, और कुछ राजवाड़ों का जो प्रांत था। तो इसमें जो प्रांत जो थे उसमें प्रोविंसेस जिसको कहते हैं, तो प्रांत जो थे जैसे कि बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। और 1932 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया, और इस प्रकार 16 वर्ष तक यह जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया। लेकिन द्वैत शासन व्यवस्था को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रयोग को वांछित सफलता नहीं प्राप्त हुई। मध्य प्रांत और बंगाल में संवैधानिक अवरोध की स्थितियां जो है उत्पन्न हो गई, और अन्य प्रांतों में भी गवर्नर और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहे। और वास्तव में 16 वर्षों के इस प्रयोग में यह स्पष्ट कर दिया कि द्वैत शासन की योजना में कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष हैं कि यह योजना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। अतः 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन का अंत कर प्रांतों को पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। और द्वैत शासन की जो असफलता, जो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चूँकि उसमें इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की गई थी जिसके वजह से जो था यह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया, और उसकी जो योजना थी अंतर्निहित जो इसके अंदर दोष थे उसके कारण यह सफल रहा, और यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर भी 16 साल तक इसका एक्सपेरिमेंट किया गया इंडिया में। और फिर जब 1935 का अधिनियम बना, 1919 के बाद जब 1935 का जो अधिनियम आया, तो इस अधिनियम को जो है इसके अंतर्गत इस द्वैत प्रणाली को जो है हटाते हुए जो है इसको केंद्र में शिफ्ट किया गया था सिर्फ, और बाद में जो है राज्यों को स्वायत्तता ऑटोनोमस दी गई थी। वो आपको 1935 के प्रणाली में दी गई थी, जिसकी चर्चा हम लोग जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम लोग करेंगे कि क्या व्यवस्था थी। तो इसकी असफलता के बारे में कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैत शासन की असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस तथा उसके एक अंग स्वराज दल पर डालते हुए लिखा है कि स्वराज दल की अड़ंगना नीति ने निरंतर गतिरोध उत्पन्न किया और इससे ही यह प्रयोग सफल नहीं रहा। लेकिन कूपलैंड और अन्य ब्रिटिश लेखकों का यह आरोप अधिकांशतः जो है सत्य नहीं है, और वास्तव में द्वैत शासन की योजना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी, और इसकी असफलता के लिए मुख्य रूप से जो योजना में अंतर्निहित दोष जो थे वही उत्तरदायी थे। अतः द्वैत शासन की असफलता के कारणों का उल्लेख हम लोग कर सकते हैं, और इसकी असफलताओं को हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि योजना में अंतर्निहित दोष क्या था, और दूसरा अन्य क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण यह जो द्वैत शासन प्रणाली जो थी वो असफल रही। तो द्वैत शासन की योजना में अंतर्निहित दोष, द्वैत शासन की असफलता का मूल उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत अंतर्निहित जो दोष थे वो थे, और वस्तुतः इस शासन की योजना में जो दोष थे उसमें पहला दोष था सैद्धांतिक दोष। तो सैद्धांतिक दोष सिद्धांततः यह दोषपूर्ण था। तो क्या था? तो द्वैत शासन प्रणाली में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण था, और यह एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को 2 भिन्न अलग अलग प्रकृति वाले
शक्तियों के बीच अधीन कर दिया था, किया गया था। इसके अंतर्गत रक्षित विषय और आपका हस्तांतरित विषय, और उनको दो अधिकारियों को जो अलग अलग नेचर के थे, अलग अलग शक्तियों के थे, उनको दे दिया गया था, जो ये इसका पहला सबसे इम्पोर्टेंट दोष था। और इस तरह से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था, और शासन में एक आंगिक एकता जो होती है वो, और उसके विभिन्न अंग परस्पर निर्भरता और सहयोग के आधार पर अपना कार्य कर सकते थे। लेकिन द्वैत शासन की योजना राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के विरुद्ध थी, और इस कारण वह काम नहीं कर पाई। उदाहरण के लिए पंजाब में सिख गुरुद्वारा आंदोलन की स्थिति का सामना शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सदस्यों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जाए, और शासन के दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग का अभाव के कारण शासन में एकरूपता संभव नहीं थी। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए रेजिनाल्ड क्राडक ने कहा है कि द्वैत शासन एक प्रकार की वर्ण संकरण व्यवस्था है जो कभी भी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी देश अथवा प्रांत में शासन का संचालन दो पृथक एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। दूसरी जो इसकी असफलता थी, जो इसके जो योजनाबद्ध अंतर्निहित जो योजना के अंतर्निहित जो दोष थे, उसमें विषयों का अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त 1919 के अधिनियम के द्वारा दो सत्ताओं के बीच विषयों का जो विभाजन किया गया था, विभाजन इतना बढ़ेगा, मतलब बेढंगा ढंग से किया गया था कि उससे अधिक अतार्किक और व्यवहारिक विभाजन जो है की कल्पना नहीं की जा सकती। और मद्रास के भूतपूर्व मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने अपने विभाग की अपंगता का वर्णन करते हुए कहा था कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था। अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था, और सिंचाई, कृषि ऋण, भूसुधार ऋणों और अकाल सहायता विभाग पर किसी प्रकार का नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्य क्षमता की सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और इसके पश्चात मैं उद्योग धंधों का मंत्री हुआ, परंतु कल कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ तथा श्रम मेरे अधीन नहीं थे। तो ये सब रक्षित विषय थे। तो इस तरह से कहा गया कि डिपार्टमेंट दिया गया, लेकिन डिपार्टमेंट का हेड किसी और को बना दिया गया, रक्षित विषय के अंतर्गत रख दिया गया, उसका प्रशासन अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो रहते हुए भी व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता है, और इसी की चर्चा सर के.वी. रेड्डी ने की है अपने एक भाषण में, एक अपने वक्तव्य को व्यक्त किया था। और इसके अतिरिक्त विभाजन इस प्रकार किया गया कि हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। वस्तुतः विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्तियां रहें और वे रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर बने रहें, लेकिन व्यवहार में परिषद के सदस्यों और मंत्रियों के में आवश्यक सहयोग का अभाव था। अतः द्वैध शासन की असफलता अस्वाभाविक थी। तीसरी जो बात कही गई कि गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां। हस्तांतरित क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान हो, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और यदि वह यह समझता कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी होंगे, तो वह व्यवहार में गवर्नरों के द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई थी, और इन शक्तियों के आधार पर मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप जो है प्रारंभ कर दिया गया था। और मध्य प्रांत के मंत्री मिनिस्टर केलकर ने शिकायत की थी कि यद्यपि नीति संबंधी मामलों में उसे कार्य करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विस्तार की बातों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। और संयुक्त प्रांत के मंत्री मिनिस्टर चिंतामणि ने तो यहाँ तक कहा कि शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं। और मद्रास प्रांत के एक मंत्री C.R. रेड्डी ने
के ने कहा कि तो मंत्रियों की स्थिति गौरव में सचिवों जैसी थी, और पानागल के राजा तो मद्रास विधानसभा में स्पष्ट करते हुए कहते थे कि वे गवर्नरों के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। और संपूर्ण स्थिति में के संबंध में केरल पुत्र ठीक ही कहा है कि गवर्नर की स्वेच्छाचारिता के रहते हुए सीमित क्षेत्रों में ही उत्तरदायित्व का हस्तांतरण न हो सका, क्योंकि उसमें गवर्नर को ही पावरफुल बनाया गया था। अगली जो इसकी दोष बताई गई है कि हस्तांतरित क्षेत्रों के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं थी। प्रांतीय शासन को रक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में विभाजित किया गया था, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त व्यवस्था नहीं की गई थी, और वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद एक ही सदस्य के हाथ में रहता था। और ऐसी स्थिति में, जैसा कि मिनिस्टर चिंतामणि कहते हैं, कि वित्त सदस्य निश्चित रूप से यह चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी जरूरत का धन प्राप्त होने के पहले उसे रक्षित विभागों के सभी आवश्यकताओं की पहले पूर्ति की जा सके। और वास्तव में आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। और इस संबंध में सर मोहम्मद फर्रुखदीन ने कहा है कि मंत्री जिन्हें राष्ट्रीय निर्माणकारी विभाग प्रदान किए गए थे, धन के अभाव में अपने कार्य संपन्न नहीं कर पाते थे। और कीथ ने भी ठीक ही लिखा है कि अब मंत्रियों को कोष के ऊपर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं था, तो उत्तरदायी शासन की बात करना ही निरर्थक था। और इस तरह से इसका यह एक दोष था कि रक्षित विषयों हस्तांतरित क्षेत्रों के लिए जो है वो पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। अगला जो दोष था कि मंत्रियों का सेवा पर नियंत्रण नहीं था। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि विभागों के अस्थायी पदाधिकारी पूर्णतः संबंधित मंत्रियों के अधीन रहें, परंतु द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत जो था यह स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीन विभागों के जो अस्थायी प्रमुख होते थे, उनमें अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा ICS से के सदस्य होते थे, और 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारों और प्राधिकारों की रक्षा करना जो है गवर्नर का कर्तव्य ठहराया जाता था। और व्यवहार में इसका अभिप्राय यह हुआ कि अस्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, हस्तांतरण, पदोन्नति पर गवर्नर का नियंत्रण हुआ करता था, ना कि उस मंत्री का जिसकी अधीनता में वे कार्य करते थे। तो उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इससे बढ़कर और कुछ कौन सी बात कही जा सकती है। यदि मंत्रियों और नागरिकों की सेवा के सदस्यों में किसी भी प्रकार का विभेद होता, तो नागरिक सेवा के सदस्य मंत्रियों की अवहेलना करते और उच्च अधिकारियों की सहायता से अपनी ही बात रखवा पाते थे, और इससे मंत्रियों की स्थिति को हमेशा जो है उपहास योग्य समझी जाती थी। तो एक तरह रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी वो जो है काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि जितने भी नागरिक सेवा के सदस्य थे उनको उनकी प्रमोशन, उनकी पदोन्नति सभी कुछ गवर्नर के हाथों में थी, और जो जिनके अधीन उनको काम करना था, जिस मंत्री के अधीन, चूँकि उसको पावर ही नहीं दिया गया था उससे रिलेटेड, तो वो जो थे अपनी मनमानी करते थे और अपनी जो भी बातें होते थे अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से मनवा लेते थे, और मंत्रियों की जो रिप्रेजेंटेटिव थे, लोगों के प्रतिनिधि थे, उनकी कोई वैल्यू इस तरह से नहीं थी। इसके बाद जो था सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अभाव। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव भी एक उत्तरदायी शासन की सफलता प्राप्त नहीं कर सका, और क्योंकि गवर्नर मंत्रियों की किसी भी दलीय आधार पर नियुक्ति नहीं करता था, अतः मंत्री एक दल के ना होते थे तथा इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का जो था वो एक तरह से कहें तो अभाव था, और इसके वजह से भी जो थे एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना जो है वो नहीं की गई थी। और इस तरह मंत्री एक दल का ना होते हुए इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था, और जो कभी कभी गवर्नर जो थे वो दो विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देते थे, जिसमें वे एक टीम के रूप में कार्य करने नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते थे। और कलकत्ता म्युनिसिपल विधेयक के संबंध में नवाब साहब और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्टतः परस्पर विरोध विचार व्यक्त किए, और इसी प्रकार पंजाब में सर फिरोज खान नूर ने भी मई 1928 के जालंधर शिक्षा सम्मेलन में अपने हिंदू सहयोगी के कार्यों की खुली आम जो है आलोचना की थी।
और पुण्या जो है वो लिखते हैं कि परस्पर मंत्रियों में इस प्रकार के विवाद जनता के सम्मुख उनका सम्मान कम करते थे और व्यवस्थापिका में उनकी स्थिति निर्बल कर देते थे और उन्हें पूर्णतः गवर्नर और उनके नामजद गुट की दया पर छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार जो थे यह जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी अभाव था और एक कमी थी। अगली जो इसके दोष था, सिद्धांतपूर्ण जो दोषपूर्ण था द्वैत शासन व्यवस्था की, कि विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी सरकार की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना जो है आवश्यक है, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं होती थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई थी उसका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था और उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामद जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो सदस्य निर्वाचित थे, वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे और उनमें से अनेक जो थे वो सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते थे। और विधान परिषदों की इस दोषपूर्ण रचना के कारण विधान परिषदों की मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर को ही अधिक प्रभाव प्राप्त होता था और मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर निर्भर रहते थे। यह बात उत्तरदायी शासन के मूल विचारों के विरुद्ध था और एन श्रीनिवासन ने कहा है कि ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन करती। तो ये कुछ जो थे वो योजना के में अंतर्निहित दोष थे और इन दोषों के कारण जो है द्वैत शासन प्रणाली जो है वो सफल रूप से काम नहीं कर सकी। जो कुछ अन्य परिस्थितियां थी उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि अंतर्दोष के बाद कुछ ऐसी अन्य भी परिस्थितियां थी जो इसकी असफलता का कारण बनी और उसमें जैसे कि प्रांतों में द्वैत शासन की असफलता का मूल कारण तो इसमें अंतर्निहित दोष ही था, लेकिन कुछ ऐसी बाहरी परिस्थितियां भी थी जिनके कारण इसकी असफलता जिसने इसकी असफलता में योगदान दिया। और केरल पुत्र इस संबंध में लिखते हैं कि आरंभ से ही सुधारों को उचित राजनीतिक वातावरण प्राप्त नहीं हुआ और भारत सरकार द्वारा रॉयलेट एक्ट पर जोर देने और अमृतसर दुर्घटना जैसी अविवेकपूर्ण कार्रवाइयों से भारतीयों के मस्तिष्क में दुर्भावना और कटुता उत्पन्न हो गई थी और इस वातावरण में नवीन सुधार योजना ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं हो सका और यही कारण था कि यह जो है असफल रहा। इसके अंतर्गत जो पहली जो बात कही गई है द्वैत शासन प्रणाली के असफलता के बारे में कि द्वैत शासन का जो जन्म है वो बूढ़े नक्षत्रों में हुआ। तो सर्वप्रथम द्वैत शासन का जन्म बूढ़े नक्षत्रों में हुआ। देश का राजनीतिक वातावरण इसके परीक्षण के लिए उस समय ठीक नहीं था जब इसको लाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और कठोर दमनात्मक कानून जैसे रॉयलेट एक्ट के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास, कटुता जो थी वो उत्पन्न थी और इस समय ब्रिटेन और उसके सुधारों के प्रति व्यापक उदासीनता का अभाव था और इन परिस्थितियों में द्वैत शासन की सफलता जो थी की आशा कैसे की जा सकती थी। और इसके अतिरिक्त यह बात नितांत स्पष्ट थी कि ये सुधार केवल एक अंतकालीन प्रबंधन जो थे हैं और इस कारण भी शासन या भारतीयों का सुधारों के प्रति सहानुभूति और रुख जो था गंभीर रुख नहीं था। तो ये भी कारण था कि जिसके कारण जो है क्योंकि उस समय जो ऐसी कुछ घटनाएं यहाँ घटी थी जिससे कि यहाँ युवकों में किसी भी कानून को लेकर जो थी वो एक उदासीनता थी, उसमें विश्वास नहीं था। तो इसके कारण भी जो है सहयोगात्मक जो रवैया था वो नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है इसमें समन्वय या कोऑर्डिनेशन बैठाना जो था वो मुश्किल था ऐसी परिस्थितियों में। दूसरा था कि आर्थिक दुर्दशा और मैस्टन पंचाट। तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा और मैस्टन पंचाट ने भी इन सुधारों की असफलता में कम योगदान नहीं दिया और 1920 में समय पर वर्षा न होने के कारण फसलें ठीक नहीं हुई और भारतीय बाजारों में मंदी आ गई और इन सब बातों से पहले से ही दुखी भारतीयों के जो दुर्भाग्य में और वृद्धि हो गई और इसी समय मैस्टन पंचाट आया और उसमें जिसके अनुसार इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था
और इस स्थिति में और भी स्थिति खराब हो गई और द्वैत शासन की सफलता प्रचुर वित्त पर निर्भर करती थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैत शासन व्यवस्था को ठीक रूप से नहीं अपना सकी। तीसरा जो कारण था अन्य कारण में कि कांग्रेस और लीग का सहयोग। तो अप्पारोदाय के अनुसार द्वैत शासन की असफलता बहुत अधिक सीमा तक कांग्रेस और लीग के असहयोगात्मक रुख के कारण हुई और द्वैत शासन के 16 वर्षों में कांग्रेस और लीग की दृष्टि से प्रशासकीय सुधारों पर नहीं वरन देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्षों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी और बाद में स्वराज्यवादियों के द्वारा सुधार योजना के प्रति प्रत्यक्षतः बाधक नीति अपनाई गई और कूपलैंड और अप्पादोराय के विचार हैं कि यदि कांग्रेस के द्वारा द्वैत शासन के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया जाता तो यह जो परिणाम था वो दूसरा हो सकता था, लेकिन यह अपनाया नहीं गया जिसके कारण जो है यह एक असफलता का कारण बनी। इसके बाद है कि नौकरशाहियों का दृष्टिकोण। नौकरशाही का दृष्टिकोण भी द्वैत शासन की असफलता का कारण बना और उन्होंने सुधारों के प्रति उस भावना से कार्य नहीं किया जिस भावना से उनके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए था। वे अपनी शक्ति को कम करने और लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन वफादारी कार्य करना नहीं चाहते थे और मिनिस्टर चिंतामणि लिखते हैं कि उचित परिस्थितियों में इनके सुधार योजना के अच्छे परिणाम किए जा सकते थे, लेकिन उच्च अनुदारवादी नौकरशाही और अत्यधिक प्रगतिशील अंध क्रांतिकारी कांग्रेस की सामूहिक अबुद्धिमत्तता के कारण ये जो है वो असफल रही। तो उसके बाद है ब्रिटिश सरकार के परिवर्तित दृष्टिकोण। जब तक मॉन्टेग्यू ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ से ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्य ठीक था, लेकिन जैसे ही अनुदार दल की सरकार बनी और जब इस पद पर अनुदार दल के सदस्य आए तो इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण ही बदल गया। और डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब से सुधार पर इस प्रकार अमल किया जाना चाहिए कि उनसे अधिक नहीं वरन कम से कम स्वशासन भारत को मिले। और इस तरह अतः भारत सरकार ने विधानमंडल की इच्छाओं की अवहेलना करनी शुरू कर दी और इसलिए सर तेज बहादुर सप्रू सी वाई चिंतामणि और पंडित जगत नारायण ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। और इस प्रकार द्वैत शासन की असफलता के कारण न केवल उनके आंतरिक दोष थे वरन कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी और इन सब के लिए ब्रिटिश सरकार का मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। और प्रोफेसर कोपलैंड ने भी यह स्वीकार किया है कि द्वैत शासन अपने रचिताओं और प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा और यह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका और इस तरह से इसकी आलोचना की गई है। तो ये कुछ आलोचना थी। आलोचना मतलब इसमें जो दोष थे, दोषों को जो बताया गया और इसकी असफलता के दो कारण बताए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो थी कि योजना में जो अंतर्निहित दोष थे वो और कुछ बाहरी परिस्थितियां थी। इन दोनों की वजह से जो यह एक्सपेरिमेंट, जो द्वैत शासन का एक्सपेरिमेंट 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में लाया गया था, तो पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। अब हम देखेंगे कि जो 1919 का अधिनियम या द्वैत शासन व्यवस्था थी उसकी उपयोगिता क्या थी, उसके महत्व क्या थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि द्वैत शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी और असफल रही, लेकिन इसे सर्वदा लाभहीन नहीं कहा जा सकता। यह भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए एक सहायक रहा और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार जो है वो प्रदान किया गया था और जिसमें भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जब उन्हें वोट देने का अधिकार मिला तो उन्हें पॉलिटिक्स के प्रति उनमें जागरूकता भी आई और अधिनियम के आधार पर नियमित रूप से होने वाले चुनाव में भारतीयों में सार्वजनिक जीवन के प्रति जो है रुचि उत्पन्न हुई और अधिनियम में महिलाओं को मताधिकार देने की बात प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दी गई थी और व्यवहार में लगभग सभी प्रांतों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। अधिनियम के द्वारा पहली बार परिषदों में संसदीय वातावरण का जन्म हुआ
और जब भारतीय मंत्रियों द्वारा ब्रिटिश नौकरशाहियों के उच्च पदासीन सदस्यों को आदेश दिए जाने लगे, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीयों में हीनता की भावना की समाप्ति हो गई और अब भारतीयों को सरकार के उन शासकीय रहस्यों के बारे में भी जानकारी होने लगी जो अब तक सरकार उनसे छिपा कर रखती थी, और भी कुछ ज्ञान होने लगा। और द्वैत शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाओं के भारतीकरण में प्रोत्साहन मिला। अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे और वे भारत से चले गए, और ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करना पड़ा। और इस नवीन शासकीय व्यवस्था का एक और भी लाभ यह हुआ कि अनेक भारतीय राजनीतिज्ञों ने परिषदों में प्रवेश किया और इससे उन्हें सरकार की समस्याओं को समझने और बहुमूल्य शासकीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। और प्रशासनिक क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा जिस योग्यता का परिचय दिया गया, उससे भारतीयों की शासन संचालन की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। और द्वैत शासन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का सुधार भी जो है तथा विकास भी संभव हो सका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ थे वो द्वैत शासन के द्वारा ही हो पाया। और इन सब के अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। उदाहरण के लिए मद्रास की जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए। पंजाब की जो थी यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। बम्बई और मद्रास में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई। और स्पीयर लिखते हैं कि अपने समस्त दोस्तों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज की ओर ले जाने वाला राजमार्ग का पहला पड़ाव था। मतलब इसके द्वारा जो है आगे जो 1935 का अधिनियम बना या 1947 का अधिनियम बना, तो उसके लिए एक जो भारत का जो मांग था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा करने के लिए या उसको उस रास्ते पर जाने के लिए एक तरह से एक दिशा निर्देश या एक तरह से कहें कि ये पहला जो है पड़ाव इसको हम कह सकते हैं, जो 1919 का जो कानून था। और इसके अंतर्गत जो ये व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वो द्वैत व्यवस्थाएं हो, प्रांतों की व्यवस्थाएं हो, तो उसके माध्यम से एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था या जो हमारा स्वराज था का जो मांग था यहाँ के लोगों का, उसको पूरा करने का कुछ हद तक जो है वो इसके द्वारा प्रयास किया गया। तो हमने आज देखा कि द्वैत शासन व्यवस्था क्या थी। द्वैत शासन व्यवस्था जो प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत 1919 के जो भारतीय शासन व्यवस्था थी, जो मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी 20 अगस्त 1917 की घोषणा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्वाइंटली जो था, जो चेस्टफोर्ड जो यहाँ के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो थे, इन दोनों के संयुक्त एक समिति के द्वारा ये बनाया गया, एक घोषणा कुछ की गई जिसमें 1919 का अधिनियम बना। उसमें बहुत सारे कानून बनाए गए और उसके अंतर्गत बहुत सारे चेंज हुए, संवैधानिक परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ प्रांतों में भी बहुत सारा चेंजिंग किया गया। इसमें जो प्रांतों की शक्तियों को फिर दो विभाजों में रक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया। द्वैत शासन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया। और द्वैत शासन व्यवस्था जो थी, इसका उद्देश्य जो था दोहरी शासन व्यवस्था राज्यों के में एस्टेब्लिश करने का था, जो 1919 के अधिनियम के द्वारा एक तरह से उत्तरदायी शासन को देने के लिए किया गया था। लेकिन जो है द्वैत शासन व्यवस्था जो थी पूरे जो प्रांत थे यहाँ के, चाहे वो बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत या मध्य प्रांत हो, पंजाब वगैरह सब में लागू किया गया। लेकिन यह जो था 16 वर्षों तक चला, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसकी असफलता के पीछे दो कारण बताए जाते थे। एक तो अंतर्निहित इसमें दोष था, जैसे कि इसका सिद्धांततः पूर्ण दोष होना, विषयों का तार्किक और व्यवहारिक ढंग से विभाजन, गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, उसके बाद हस्तांतरित विषयों के लिए अलग से वित्त की कोई व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही साथ मंत्रियों और सेवाओं
पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। तो ये सारे या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अभाव था, विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन था। और तो इस तरह से कहा जाए तो इसके कुछ सिद्धांतपूर्ण जो थे वो दोष थे, और साथ ही साथ कुछ अन्य दोष, जैसे कि द्वैत शासन का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत की स्थिति, यहाँ के लोगों की स्थिति काफ़ी ब्रिटिश को लेकर नकारात्मक सोच थी, क्योंकि बहुत ऐसी घटनाएं घट चुकी थी, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, या रॉलेट एक्ट के द्वारा जो जुर्म ढाए जा रहे थे। तो इसलिए भारतीयों का जो मन और विश्वास था वो उसे उसके किसी भी कानून में उसको विश्वास अब नहीं रह गया था। तो उसके बाद आर्थिक दुर्दशा थी, और मैस्टन का पंचाट भी आया जो भी एक दोष इसको असफल किया। कांग्रेस और लीग में असहयोग था, नौकरशाहियों का दृष्टिकोण भी बहुत डिफरेंट था, और ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण जो था, ये सारे काम जो थे इसको असफल बनाने में एक कारगर सिद्ध हुए। इसके बाद भी अगर हम कहें तो ये द्वैत शासन व्यवस्था इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी इसमें ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसके द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीयों को मताधिकार देने की बात की गई, और महिलाओं को भी मताधिकार देने की बात की गई। और इसके अंतर्गत जो थे और भी अन्य जो सांप्रदायिक क्षेत्र में मुस्लिमों के अलावा सिख जो थे, ईसाई जो थे, उन लोगों को भी मताधिकार दिया गया, और जो मताधिकार शुरू में 2 से 3% था उसको 10% तक बढ़ा दिया गया था, 8 से 10% तक बढ़ाया गया। और सार्वजनिक सेवाओं का भारतीकरण किया गया, ज़्यादा लोगों को उसमें डाला गया, और बहुमूल्य शासकीय अनुभव जो है इसके द्वारा मिला लोगों को। और इस तरह से जो है सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों की दोष को दूर करने में जो है वह एक सराहनीय कदम इसके द्वारा उठाया गया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो द्वैत शासन व्यवस्था थी, चूँकि जिस परिस्थिति में लाई गई थी उस समय इस व्यवस्था की मांग थी, और इसके आधार पर इसमें बहुत कुछ दोष भी थे, कुछ कमियां भी थी, और इन दोनों के माध्यम से जो है वो व्यक्ति जो है बहुत कुछ भारतीयों को सीखने के भी मिला। और इसकी जो कमियां थी आगे जो थी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है उसको हटाया गया, उसके माध्यम से द्वैत शासन व्यवस्था को और नई शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। और एक तरह से भारत में जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था को देने के लिए जो है एक रास्ता, एक मार्गदर्शन, या यूँ कहे कि एक पड़ाव था। और इसी के बाद फिर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो नए नए कानून बनाए गए और अधिनियम बनाए गए, उसमें इन चीज़ों को सुधार करते हुए नई व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये था मॉन्टेग्यू जो था चेस्टफोर्ड अधिनियम 1919, उसकी चर्चा हम लोगों ने की, और इसके अंतर्गत उसके जो प्रमुख प्रावधान थे उसकी चर्चा की, और द्वैत शासन व्यवस्था की हमने चर्चा की। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में, या हमारी जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आप हमसे चर्चा कर सकते हैं इस विषय पे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो जितने भी अधिनियम, चूँकि ये भारत के संवैधानिक विकास में भी इन सभी अधिनियमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से सुधार, क्या क्या चीज़ें लाई गई, खासकर द्वैत शासन व्यवस्था क्या थी उस समय, भारत में शासन व्यवस्था क्या थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप वर्तमान समय से उसकी तुलना कर सके, पढ़ सके, जान सके कि किस तरह की शासन व्यवस्था जो थी उस समय थी। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।